नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो फाइनली आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सुर्खियों में है खबर। और ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी के अच्छे दिन फाइनली आ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल और गैस इन तीनों को लेके जो आम आदमी में परेशानी बनी हुई थी और ऑपोजिशन पार्टीज अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरती जा रही थी कि भैया पेट्रोल और डीजल के दाम कम करिए, आम आदमी को थोड़ी राहत दीजिए। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट की। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके अनाउंसमेंट के बाद कि अब पेट्रोल और डीजल पे जो है दाम कम हो गए हैं, सस्ता हो गया है। पेट्रोल पे 9.5 रुपए कम हो गए हैं और डीजल पे 7 रुपए। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने घटा दी है और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कितना बर्डन पड़ेगा, क्या इसके परिणाम होंगे, ये हम आगे बात करेंगे। और अलग-अलग आर्टिकल्स में ये जो प्राइस है ये अलग-अलग दिया गया है। कुछ आर्टिकल्स में 8.5 रुपए बताया गया है, कुछ में 9.5 बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी 9.5 रुपए की ही बात कही थी, तो उसको ज़्यादा वैलिड माना जा रहा है। जैसा आप इस ट्वीट में देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने ये रीट्वीट किया है उनकी थ्रेड को निर्मला सीतारमन जी के लिए। और उन्होंने साफ ये बता दिया है कि भाई हमारे लिए सबसे पहले इट्स ऑलवेज पीपल फर्स्ट फॉर अस, कि हमारे लिए सबसे पहले देश की जनता है। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए और ईज ऑफ लिविंग लिविंग के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। उज्ज्वला योजना में भी आप निर्मला सीतारमन जी का अगर दूसरा ट्वीट देखेंगे इसी स्लाइड पर नीचे की तरफ, तो उसमें वो बता रहे हैं कि 200 रुपए जो है गैस सब्सिडी सिलेंडर के ऊपर भी दी गई है। जो 9 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं जिनका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको गैस सिलेंडर दिया गया था, उनको इसका लाभ मिलेगा और इससे लगभग 6,100 करोड़ रुपए का भार जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। और पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, उससे जो टोटल कॉस्ट आएगी, रेवेन्यू का जो भार आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, वो होगा 1 लाख करोड़ रुपए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जिसका आम आदमी को तो रिलीफ मिल गया है, लेकिन इसका बर्डन सरकार कैसे हैंडल करेंगी, ये इसके विषय में क्या करेंगे, इस पे अभी कोई प्रतिक्रिया या कोई प्लान या जवाब सामने नहीं आया है। और ये रेट अप्लाई होने के बाद अलग-अलग स्टेट्स में, काफ़ी सारे स्टेट्स में भारत के पेट्रोल जो है वो 100 रुपए से नीचे हो जाएगा। जहाँ-जहाँ भी 110 या 110 से कम था, तो वहाँ 100 रुपए से नीचे हो जाएगा। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में 120 रुपए था, तो वहाँ 110 होगा। वहाँ ज़्यादा कुछ राहत नहीं मिल पाएगी। असम में 96 था, तो वहाँ 86 हो जाएगा या 87 के आसपास हो जाएगा। बिहार में 107 रुपए था, तो वहाँ कम हो जाएगा 100 से नीचे। और इसी तरह आप ये नेट पर चेक कर सकते हैं जो अभी करंट प्राइस चल रहे हैं। और 96 रुपये का जो है दिल्ली में हो गया है स्टेट वाइज लिस्ट फॉर पेट्रोल प्राइस। अगर ये आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, करंट और अपडेटेड प्राइस जो भी हैं। अब उसके बाद ही इस थ्रेड में निर्मला सीतारमन जी का एक ट्वीट था कि हम ऐसी आशा करते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी कुछ वैट कम करेंगी, कुछ टैक्स कम करेंगी और इसको एक अपॉर्चुनिटी ना बनाएं अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और वो भी अपनी तरह से टैक्स कम करें और आम आदमी को राहत दें। हालांकि इस पर आज ही जो तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बयान दिया कि टैक्स कट ऑन फ्यूल बाय सेंटर ओनली पार्शियल, डोंट एक्सपेक्ट स्टेट्स टू स्लैश रेट्स। तो इन्होंने साफ कह दिया कि आप राज्य सरकारों से कोई भी उम्मीद ना रखें और जो भी कटौती की गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है और वो उन उतनी ही रहेगी, पार्शियल ही रहेगी। अब ये कटौती जो सरकार ने करी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार की ये पूरी कोशिश है कि वो आम आदमी को महँगाई से राहत दें, क्योंकि महँगाई सिर्फ़ भारत में ही नहीं है, दुनिया के हर देश में महँगाई बढ़ रही है। और सरकार और जो आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस पे साथ-साथ चल रहे हैं। जैसा कि आप ये द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं, ऑन इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई आर वॉकिंग अ टाइट रोप। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ उनको होप नज़र नहीं आ रही है और बहुत कठिन परिस्थितियों में अभी डिसीजन लेना पड़ रहा है सरकार को, क्योंकि एक तो ये भार पड़ेगा, ऊपर से जो डेफिशिएट होगा कि भाई आप पब्लिक को तो सस्ता दे रहे हैं लेकिन आप तो महंगा खरीद रहे हैं, तो आप वो कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? वो बीच का जो मार्जिन होगा वो आप कहाँ से निकालेंगे? तो महंगाई को काबू करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में सरकार को। और हर दुनिया के हर देश में ऐसा हो रहा है। ये भी एक आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन राइज ड्यू टू इम्पैक्ट
ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, आरबीआई मे हाइक रेट्स बाय 75 बीपीएस, एसबीआई इकोनॉमिस्ट। तो इस महंगाई का जो असली कारण है वो हम सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी दुनिया में कितनी महंगाई है। यूके और यूएस में 40% पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है महंगाई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टर्की हुआ या श्रीलंका का हाल हमने देख लिया है, पाकिस्तान, भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनमें भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। भारत में भी महंगाई को कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत के हालात बाकी देशों से काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व या लोगों की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसके बारे में, हालांकि फॉरेन रिजर्व भी धीरे धीरे कम हो रहा है और इसके लिए भी आने वाले समय में चेतावनियाँ दी जा रही हैं। और इन्फ्लेशन जो है वो आप इस आर्टिकल में भी देखेंगे, मिंट का आर्टिकल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि 59% इन्फ्लेशन जो बढ़ी है वो यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ी है, ऐसा एसबीआई का कहना है। और इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, ऐसा कहना है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, कि भई पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। और जो बाइडेन हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो तो इसके लिए पूरी तरह से पुतिन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने कई बयान ऐसे दिए हैं, कई आर्टिकल ऐसे छपे हैं जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि भई इस पूरी विश्वव्यापी महँगाई का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है, एक ही इंसान ज़िम्मेदार है उसके लिए और वो हैं व्लादिमीर पुतिन। हालाँकि उनके भी देश में महँगाई बढ़ रही है और पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि उनके देश के जो बिज़नेसमैन हैं, जेफ बेज़ोस जो हैं अमेज़न के मालिक हैं, जिन्होंने फाउंडर हैं, तो उन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया था जो बाइडेन को इसके लिए कि भई आप महँगाई कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं और आपका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पा रहा है इस मुद्दे को लेके, और आप बस दूसरों के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर जो है अपना इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। लेकिन ये बात कहीं न कहीं सच है कि महँगाई बढ़ रही है और सिर्फ़ किसी एक देश में नहीं बढ़ रही। इसका असर सब देशों पर पड़ रहा है और ये तब तक नॉर्मल नहीं होगा, जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा, जब तक ये वॉर नहीं रुकेगी। किसी न किसी दिन तो रुकेगी ही, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जितना लंबा चलेगा ये युद्ध, उतना ज़्यादा नुकसान, उतना ज़्यादा महँगाई की मार आम आदमी के ऊपर ही पड़ेगी, क्योंकि युद्ध युद्ध का या किसी भी ऐसी जो वैश्विक परिस्थितियाँ होती हैं, उनका सबसे ज़्यादा अगर खामियाज़ा किसी को भुगतना पड़ता है, तो वो एक आम इंसान होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल के जो स्वामीनाथन अय्यर हैं, इन्होंने कहा है कि वी विल नॉट कोलैप्स लाइक श्रीलंका और पाकिस्तान, बट वी आर सर्टेनली इन ट्रबल। तो ये एक वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स को लेके, जो कंसल्टिंग एडिटर भी हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि चलिए हमारे हालात उतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम परेशानियों से जूझ रहे हैं और उसके लिए काफ़ी अ, स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जिसमें से एक स्टेप ये पेट्रोल डीजल के प्राइस कम करना, गैस की सब्सिडी देना उनमें से एक है। इससे काफ़ी हद तक राहत तो मिलेगी लोगों को, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो रेवेन्यू का लॉस होगा उसको कवर करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? तो उसको कवर करने के लिए सरकार को करना पड़ेगा अपना फॉरेक्स रिज़र्व जो है उसमें कमी आएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि जब भी ये जो रेशो होता है कि भई आप जनता को कुछ चीज़ सस्ती दे रहे हैं और लेकिन बाहर मार्केट में तो आपको उतने की मिल रही है, तो आपको अपनी सेविंग्स निकालनी पड़ती हैं, ज़ाहिर-सी बात है। अगर हम आम आदमी की भाषा में मैं आपको समझाऊँ, तो वही यहाँ पे सरकार करेगी कि जो इन्होंने फॉरेक्स रिज़र्व अपना बनाया था, वो ऐसे टाइम के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए ही जमा करके रखा गया था, एक स्ट्रैटेजी के तहत, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और वही अब इनको करना पड़ेगा, इसीलिए लगातार 10वें हफ्ते भी फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। पहले हमारा 642 तक पहुँच गया था सितंबर में, और अब जो है ये 593.28 बिलियन हो चुका है घटते-घटते, और ये आने वाले समय में और घटेगा। इसमें कोई मतलब अचंभे की बात नहीं होगी कि अगर ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा घटे, क्योंकि सरकार को ऐसा करना पड़ेगा और ये रखा भी इसीलिए था, तो इसमें कोई परेशानी वाली या टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी।
क्योंकि जब ये युद्ध रुक जाएगा, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, वापस से इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हो जाएगा, सारी कंट्रीज़ नॉर्मल हो जाएँगी, तो उसके बाद ये फॉरेक्स रिज़र्व जो है, ये फिर से बढ़ जाएगा। ये नॉर्मली बढ़ जाएगा। ये जब 2008 का क्रैश आया था, पूरी आईटी इकोनॉमी डूब मतलब कमज़ोर हो गई थी और इन्फ्लेशन हो गया था और काफ़ी सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई थीं। जब भारत में उसका सबसे कम असर पड़ा था और उसका रीज़न यही था कि भारत ने उस वक़्त भी अपना फॉरेक्स रिज़र्व यूज़ किया था इस आर्थिक संकट से बचने के लिए, महँगाई से बचने के लिए और उस वक़्त जो सरकार थी उसने भी अपने देश के नागरिकों की भलाई के लिए और उनको महँगाई से बचाने के लिए ये कड़े कदम उठाए थे, जो अब ये सरकार भी उठा रही है। तो इवेंचुअली अभी के लिए हार्ड स्टेप्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसका जो है अच्छा परिणाम दिखेगा क्योंकि महँगाई कंट्रोल में काफ़ी हद तक हो जाएगी, पूरी तरह नहीं तो कुछ तो राहत मिलेगी और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वापस हमारा फॉरेक्स रिज़र्व जो है अपने अच्छे मुकाम पर, अच्छे लेवल्स पे वापस आ जाएगा। तो ये अपडेट थी आपकी करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए आज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।